नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। मैंने आपको 2019 वाला यूपी एपीओ का पेपर करवाया था, जीएस वाला। इसमें हम विधि के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। 100 क्वेश्चन है इसमें टोटल, जो कि विधि में आते हैं। 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन में आते हैं। 150 नंबर का पेपर होता है ये वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईपीसी के क्वेश्चन है। आईपीसी के प्रश्न जो है वो 35 क्वेश्चन आते हैं आईपीसी में। सीआरपीसी में 25 आते हैं, एविडेंस में 25 आते हैं और यूपी पुलिस एक्ट में 15 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन है कि दृश्य, देखो एक बार मैंने आपको ना जी के वाला क्वेश्चन पेपर करवा दिया है, वो भी आप देख लेना, चैनल पे वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 51 क्वेश्चन है कि दृश्य रतिकता, इस ये जो अपराध है वो आईपीसी में कहाँ पर है वो, ठीक है। तो ये है 354 सी में, आईपीसी के 354 सी में इसके बारे में बताया गया है। देखो आप 354 में है स्त्री की लज्जा को भंग करना, और 354 ए में है लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड। 354 बी में है कि विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला करना या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करना। 354 सी में है दृश्य रतिकता, और 354 घा में है स्त्री का पीछा करना। अगला क्वेश्चन है 52 कि का एक संदूक को तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। यहाँ पर का ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर उसने जो है चोरी का प्रयास किया है। बी आंसर सही होगा। यहाँ पर उसने चोरी का प्रयत्न किया है। अगला है निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उल्लेखित है? ये जो मिथ्या कथन है निर्वाचन के सिलसिले में किस सेक्शन में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 171 छा में। ए है इसका सही आंसर। 151 छा में दिया हुआ है निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। आगे देखते हैं। खा डूब रहा है और बेहोश है। का उसके जीवन की रक्षा के लिए उसको एक कांटे द्वारा पानी से बाहर खींचता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको क्षति पहुंचती है। का यहाँ पर किस चीज के लिए दोषी होगा? यहाँ पर का जो है किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं है। उसने डूबते हुए खा की जान बचाने की कोशिश की थी। डी आंसर है यहाँ पर। अगला है जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी सम्मति से मैथुन करता है तो भी वह बलात्संग करता है, यदि उस स्त्री की आयु कितने वर्ष से कम है? तो यहाँ पे राइट आंसर है कि अगर उस स्त्री की आयु 18 वर्ष से कम है और वो उसकी मर्जी से भी अगर उसके साथ में मैथुन करता है तो वो जो है एक अपराध करता है, रेप करता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित किस मामले में दुराशय का सिद्धांत मान्य नहीं है? तो ये जो लोक कंटक है इसमें दुराशय का सिद्धांत मान्य नहीं है। दुराशय के सिद्धांत के अपवाद कॉमन लॉ में 3 बताए गए हैं: अपमान लेख, लोक कंटक और न्यायालय का अवमान। व्यापरण, खाद्य अपमिश्रण और द्विविवाह भी दुराशय के अभाव में भी दंडनीय है। तो यहाँ पर जो है दुराशय का सिद्धांत कहाँ मान्य नहीं है? लोक कंटक पर मान्य नहीं है। अगला है भारतीय दंड संहिता में ना समझ गुड़िया का सिद्धांत आपराधिक दायित्व का अपवाद निम्नलिखित में से किस धारा में है? ना समझ गुड़िया का सिद्धांत। तो 54 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन बी, धारा 82। धारा 82 में ना समझ गुड़िया का सिद्धांत हम इसको बोलते हैं। धारा 80 इसको हम दुर्घटना या फिर दुर्भाग्य बोलते हैं। 83 में जो है 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किया गया कोई कार्य है, और 88 में है 12 वर्ष से अधिक और किसी ये जो स्वच्छित व्यक्ति होता है उसकी सम्मति से किया गया कोई कार्य होगा। अगला है भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित में से कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित है? एकांत परिरोध ये संबंधित है सेक्शन 73। 71 में दिया हुआ है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड। 72 में दिया हुआ है संदेहात्मक अवस्था के लिए दंड।
73 में है एकांत परिरोध की प्रकृति और अवधि, और 74 में है एकांत परिरोध के लिए दंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का अधिकारित अभिनिर्धारित किया था? किस वाद में बताया था धारा 303 का मामला ये? तो ये बताया था मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य में ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन में इसको असंवैधानिक घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी जा को उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है ताकि वह स्वीकार कर ले कि उसने अपराध किया है। यहाँ पर किस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा? यहाँ पर ये भारतीय दंड संहिता धारा 330 के तहत वो दोषी होगा। धारा 325 में देखें क्या है, तो स्वेच्छा घोरपति कारित करने के लिए 7 वर्ष तक के लिए दंड दिया हुआ है। 326 में खतरनाक आयुधों द्वारा उपति और घोरपति। 330 में संस्कृति विपराध करने और संपत्ति लौटाने को विवश करने के लिए उपति और घोरपति। और तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है इसमें। तो दुराशय आर बनाम प्रिंस, आवश्यकता आर बनाम डडले एंड स्टीफन, पागलपन मैकनॉटन का वाद, और मतता वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य है। इसका लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर जो है डी माना था, आपको दिख रहा है। अगला, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर तेज गति से और लापरवाही से ये जो वाहन चलाते हैं वो अपराध है? किस सेक्शन के थ्रू? ये आएगा 279। सेक्शन 279 के तहत जो है भारतीय दंड संहिता में लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन और उपेक्षापूर्व अगर कोई वाहन चलाता है, सवारी करता है तो और उससे किसी मानव जीवन को संकट उत्पन्न होता है या क्षति पहुंचती है तो, और 280 में दिया हुआ है कि जो जलयान संबंधी है, 278 में दिया हुआ है वायुमंडल में प्रदूषण, और 273 में है किसी वस्तु के खाद्य या पेय को उपाय कर बनाए जाने में। ठीक है, तो यहाँ पे 279 है कि अगर कोई उतावलेपन में लापरवाही से गाड़ी चलाता है तो उसके लिए अपराध है। अगला क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन की, का को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता कि वह किसकी है। का उसके स्वामी को खोज निकालने के प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। यहाँ पर उसने कौन सा अपराध किया है? तो ये उसने संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया है। डी आंसर है यहाँ पर। सेक्शन 403 का दृष्टांत है ये। अगला, निम्नलिखित में से अनवरत अपराध कौन सा है? अनवरत अपराध इनमें से ये है अपहरण। अपहरण कहाँ है? ये 362 में है आईपीसी में। अगला क्वेश्चन है, सूची दी हुई आपको मैचिंग करना है कि किस सेक्शन में क्या बताया हुआ है। आपराधिक मानव वध का प्रयत्न ये दिया हुआ है सेक्शन 308 में। आत्महत्या का प्रयत्न ये दिया हुआ है धारा 309 में। हमला दिया हुआ है 391 में, और अपहरण 362 में। सही आंसर यहाँ पर जो है वो ऑप्शन डी होगा। 65 का डी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम वेयर्ड अधोलिखित में से किस पर एक प्रमुख वाद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतता। डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम वेयर्ड, ये मतता से संबंधित वाद था। अगला क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका कारण दिया हुआ है, बताना कौन सही है। कथन है कि विधि के समादेशों में अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है। का ने कोई अपराध नहीं किया। कारण कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है। तो यहाँ पर देखो, ये स्टेटमेंट भी सही है और उसका रीज़न भी सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ये व्याख्या भी सही करता है इसकी। अगला है, यदि कठोर कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो तो एकांत परिरोध की अवधि कितनी होगी?
तो यहाँ पर जो है एकांत परिरोध की अवधि 1 महीने होगी। यदि जो है कठोर कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो तो 1 महीने के लिए एकांत परिरोध पे रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में हिकलिन का नियम संबंधित है? हिकलिन का नियम भारतीय दंड संहिता की धारा 292 में है। अगला है, बलात्कार की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण दंडनीय है। मतलब यदि किसी महिला का रेप होता है तो उसकी पहचान बताना ये एक दंडनीय अपराध है। ये किस सेक्शन के थ्रू है? तो ये है सेक्शन 228A। ऑप्शन बी है धारा 228A। भारतीय दंड संहिता के तहत वो अपराध होगा यदि कोई रेप पीड़िता की पहचान को प्रकट करता है तो। अगला है, उच्चतम न्यायालय ने नानकचंद बनाम पंजाब राज्य में भारतीय दंड संहिता की अधोलिखित किन धाराओं के मध्य अंतर की व्याख्या अच्छी तरह से की है? किस सेक्शन में की है? तो ये की है धारा 34 और धारा 149। धारा 34 और 149 के मध्य जो है उच्चतम न्यायालय ने नानकचंद बनाम पंजाब राज्य, इसके बारे में इन दोनों में अंतर स्पष्ट किया है। ठीक है, इसमें क्या था ये? तो सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य है। 34 में है सामान्य आशय और इसमें सामान्य उद्देश्य है। इन दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट किया है इस वाद में। अगला क्वेश्चन है, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 21 अप्रैल 2018 को। ऑप्शन ए। अगला है, भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया किसके द्वारा? तो ये प्रथम विधि आयोग द्वारा भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उद्यापन ये 382 में है, ये ठीक है। डकैती 391 में, ये भी ठीक है। लूट जो है ये 390 में है, तो ये सही आंसर है। चोरी 178 में है, ये भी ठीक है। सही आंसर सी होगा क्योंकि लूट जो है वो 390 में है, 389 में नहीं है। अगला प्रश्न है, ए ने जेड की भूमि पर एक वृक्ष उसकी अनुमति के बिना काट डाला और जेड की जानकारी के बिना उसे उठाकर ले गया। तो यहाँ पर उसने कौन सा अपराध किया है? यहाँ उसने ये चोरी की है। अगला है, मूल्यवान वस्तुओं की पेटी ले जाता एक बैल आ को मिलता है। वह उस बैल को इसलिए एक विशेष दिशा में हाँकता है कि वह मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले सके। यहाँ पर ए ने कौन सा अपराध कारित किया है? यहाँ पर उसने ये चोरी किया है। चोरी के लिए बेईमानी का आशय होना बहुत ज़रूरी है। अगला है, भारतीय दंड संहिता में डकैती के लिए तैयारी करना दंडनीय है किस सेक्शन के थ्रू? और किस सेक्शन में डकैती के लिए अगर तैयारी भी करते हैं वो भी दंडनीय होगी? ये धारा 399 के अंतर्गत यदि डकैती की तैयारी करते कोई पाया जाता है तो वो दंडनीय होगा। अगला प्रश्न है, सूची दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा वाद किससे संबंधित है। तो वरेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट, ये जो है धारा 34 से संबंधित वाद था, सामान्य आशय से। के एम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये धारा 300 यानी कि मर्डर से संबंधित है। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, ये धारा 303 से अभी हमने देखा। और आर बनाम गोविंद, ये धारा 299 और 33 के मध्य अंतर बताता है, जो कि आपराधिक मानववध और हत्या के बीच में अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय का व्यापरण या फिर विकलांगीकरण को वर्णित किया गया है? मतलब कि माइनर का यदि कोई किडनैप करता है या उसको विकलांग कर देता है तो वो किस सेक्शन में है? तो देखो ये है 363A में। सी है आंसर। 363A में क्या है? जो माइनर का किडनैप कर लेते हैं फिर उससे भीख मंगवाते हैं, उसको विकलांग कर देते हैं, ये सब आता है उसमें। अगला है, मूल्यवान प्रतिभूति शब्द भारतीय दंड संहिता में कहाँ परिभाषित है? तो ये धारा 30 है, जो डेफिनेशन वाला पोर्शन है ना चैप्टर 2 में, उसमें है, उसके स्पष्टीकरण में है। ठीक है, 30 में है मूल्यवान प्रतिभूति, 28 में कूटकरण है, 29 में दस्तावेज है, 30 में मूल्यवान प्रतिभूति और 31 में विल है। अगला है, या को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर का उसमें ताला लगा देता है। तो का ने यहाँ पर सदोष परिरोध किया है, बी आंसर होगा यहाँ पर। सदोष परिरोध जो है धारा 340 में है। अगला क्वेश्चन है, सूची दिया हुआ है, आपको मैचिंग करना है किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है। धारा 81 में क्या दिया हुआ है? आवश्यकता का बचाव।
84 में दिया हुआ है विकृचित व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य, 86 में दिया हुआ है मत्तता, और 95 में हल्का हानि पहुंचाने का कार्य है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 83 क्वेश्चन है कि 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा। तो यहाँ पर क्या कहलाया जाएगा? ये इसको हम यहाँ पर वल्वा बोलते हैं 146 के अनुसार। अगला है कि आप पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट किया है। यह साबित करने का भार किस पर है कि उसके पास टिकट था? तो खुद ही अभियोजन पर ही उसका भार है, स्वयं ए पर ही उसका भार है कि वो साबित करे कि उसके पास में रेल टिकट है। अगला है साक्ष्य विधि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि साक्ष्य को तोला जाए, गिना ना जाए। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ पर है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये कहाँ पर दिया हुआ है? ये दिया है ऑप्शन बी 134 में। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 2 किस अधिनियम द्वारा निश्चित कर दी गई? ये कर दी गई थी 1938 के द्वारा। नेक्स्ट है सूची दी हुई है, आपको मैचिंग करना है किस सेक्शन में क्या है। तथ्य जो विवादक तथ्य की तैयारी दर्शाते हैं, तो ये धारा 8 में बताया हुआ है। तथ्य जो विवादक तथ्य के परिणाम होते हैं, ये धारा 7 में है। तथ्य जो एक ही समव्यवहार के हैं, तो ये धारा 6 में है। और सुसंगत तथ्यों की व्याख्या या पुनः के लिए आवश्यक तथ्य, ये दिया हुआ धारा 9 में। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टता ये साक्ष्य है। इस सिद्धांत का वर्णन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ पर है? तो ये दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 में है। इंडियन एविडेंस की धारा 108 में मृत्यु की अवधारणा है। 110 में कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। 111 में उन सब व्यवहारों में सद्भाव को साबित किया जाना है जिसमें कि पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। और 113 में है राज्य क्षेत्र के अभ्यर्पण का सबूत। 95 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्मृति ताज़ा करने से संबंधित है? स्मृति ताज़ा करना ये 159 में दिया हुआ है। ए ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि पति पत्नी को विवाह के दौरान दी गई संसूचनाएं देने की अनुमति है। यहाँ पर किसको है? ये सूचना देने वाले व्यक्ति की सम्मति से, पति पत्नी के बीच वाद से, पति पत्नी के बीच अभियोजन से। सही आंसर उपरोक्त सभी से होगा। यहाँ पर डी आंसर सही है। धारा 122 का क्वेश्चन है ये। अगला है कथन दिए हुए हैं, बताना इसमें कौन सही है कि किसी शिशु के धर्मस्थ होने की अवधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में अधिशासित होती है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि एक विधिमान्य विवाह के दौरान पैदा हुए शिशु में धर्मस्थ के संबंध में नरेंद्र नाथ पहाड़ी बनाम राम गोविंद पहाड़ी एक प्रमुख बात है। तो देखो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा कि ए और बी दोनों ही सही है। अगला है कि किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाए यदि दोनों में से किसी को भी कोई साक्ष्य न दिया जाए। यह प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? ये दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 में। धारा 102 कहती है कि किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाए यदि दोनों में से किसी और से भी कोई साक्ष्य न दिया जाए। तो जो असफल हो रहा होता है जिसके ऊपर उसके ऊपर ही उसका बर्डन होता है। इसका एक वाद है रणछोड़ बनाम बाबू भाई। रणछोड़ बनाम बाबू भाई। इसमें गुजरात उच्च न्यायालय ने सबूत का भार जो है इसमें अंतर स्पष्ट समझाया था। सबूत का भार विधि और अभिवचन के नियमों के अनुसार पूरा किया जाता है और साक्ष्य अधिनियम के द्वारा साक्ष्य किसी तथ्य को साबित किया जाता है। ये धारा 101 और 102 को स्पष्ट करता है। मतलब धारा 102 कहती है कि सबूत का भार किस पर होगा? ये उस पर होगा जो व्यक्ति असफल हो रहा होगा यदि दोनों में से किसी की भी तरफ से कोई सबूत ना दिया जाए तो। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से किस धारा में
आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 को संशोधित किया गया। तो ये 146 धारा थी, जिसका परंतुक धारा 376A, 376B, 376C और D, इनमें शब्द, अंक, अक्षर के स्थान पर 376A, AB और B, C, D, DA, DB इन के शब्द, अंक इनको रखा गया था, मतलब इसको संशोधित किया गया था। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साबित नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होता है? मतलब साबित नहीं हुआ ये धारा 3 में है और ये बताता है कि जो तथ्य ना तो साबित हो और ना ही ना साबित हो, तो उसको हम साबित नहीं हुआ है कहेंगे। 101 क्वेश्चन है, बताना है कौन सही सम्मिलित नहीं है। ऐसे दस्तावेज जो 30 वर्ष पुराने हैं, इसकी उपधारणा धारा 90 में है, ये ठीक है। किसी व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार जिसे 7 वर्षों से जीवित नहीं सुना गया, धारा 108, ये भी इसमें जो है सही दिया हुआ है। मूक साक्षी, ये जो धारा 119 में है, ठीक है। और दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा, ये धारा 113A, ये 113A नहीं 113B में दिया हुआ है दहेज मृत्यु, तो यहाँ पर ये सही आंसर है। 113B में दहेज मृत्यु है, 113A में आत्महत्या है। अगला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को जाना जाता है। इसको हम जो है रेस जस्टे के रूप में भी देखते हैं। ये धारा 6 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसका क्वेश्चन है ये। अगला है पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, ये किससे संबंधित वाद था? तो ये कन्फेशन, संस्वीकृति से संबंधित वाद था, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु साबित की जा सकती है। तो ये प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा और द्वितीयक साक्ष्य दोनों के ही द्वारा दस्तावेजों की अंतर्वस्तु साबित की जा सकती है। ये जो है सेक्शन 61 में दिया हुआ है। अगला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपराधिक मामले से संबंधित नहीं है? आपराधिक मामले से संबंधित जो इसमें नहीं होगी धारा, वो है धारा 23, क्योंकि ये जो है सिविल मामले से संबंधित है। इसके अलावा 27, 53 और 133 ये सभी जो है CRPC यानी कि पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा, मतलब ये CRPC से संबंधित है, दांडिक विधि से संबंधित है। अगला है चरित्र के साक्ष्य में सम्मिलित है। चरित्र के साक्ष्य में क्या सम्मिलित है? तो यहाँ पर सामान्य ख्याति और सामान्य स्वभाव, ये चरित्र के साक्ष्य में सम्मिलित होते हैं। अगला है खा द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को का साबित करना चाहता है। का को खा की मृत्यु साबित करनी होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस धारा में ऐसा प्रावधान है? तो ये धारा 104 में बताया गया है। 104 का दृष्टांत है, ये कहता है कि ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी अन्य तथ्य के साक्ष्य देने में समर्थ के लिए आवश्यक हो, तो उस व्यक्ति पर होता है जो साक्ष्य देना चाहता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाद विबंधन के से संबंधित नहीं है? ये है R.M. मकलानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। R.M. मकलानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये रेस जस्टे के सिद्धांत से संबंधित है, जो धारा 6 में दिया हुआ है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया था कि जब कोई बातचीत चल रही हो तो किसी समव्यवहार का भाग होने के नाते उसे सुसंगत कहेंगे। शेष बाकी 3 जो है वो विबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। विबंधन का सिद्धांत इंडियन एविडेंस एक्ट में 118 में दिया हुआ है सेक्शन में। 109 क्वेश्चन है, बताना है इसमें कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचना 122 में है, ये भी हमने क्वेश्चन देखा। राज्यों के क्रियाकलापों के बारे में साक्ष्य है, ये 123 में है। विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचना है, ये गलत दिया हुआ है, इसमें सही आंसर तो यही होगा। तो विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचना ये जाएगा, ये 129 में है। इसके अलावा सह अपराधी का साक्ष्य 133, ये भी ठीक है, तो 129 होगा इसका, विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक साक्ष्य नहीं है? प्राथमिक साक्ष्य इसमें से कौन सा नहीं होगा? ये जो प्रमाणित प्रतियां होती हैं वो नहीं होंगी, जो अटेस्टेड कॉपियाँ होती हैं ये प्रथम साक्ष्य नहीं होगा। आगे CRPC के क्वेश्चन आ गए, मैचिंग करना है आपको, बताना है कौन सा किस सेक्शन में है। 272 में क्या है? 272 में न्यायालय की भाषा, 2D में है परिवाद, 321 में दिया हुआ है अभियोजन का वापस लेना,
257 में है परिवाद वापस लेना, यानी कि कंप्लेंट को वापस लेना। सही आंसर यहाँ पर सी है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिधारित किया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री उसके पास स्वयं के पर्याप्त एवं स्वतंत्र साधन है, अपने माता पिता से भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। किस वाद में कहा था ये कहा था विजय मोहन अरवट बनाम काशी राव राजाराम, इस वाद में कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अधीन यह कहा गया कि अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत समन्वय नहीं है? इसका सही आंसर जो है 390 होगा। बाकी के देखो, 390 में भारतीय दंड संहिता में 390 में लूट है, 323 में स्वेच्छोपति है, 298 में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले आशय या शब्द उच्चारित करना है, और 427 में रजिस्ट्री के लिए 50 रुपये क्षति ये है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा उत्तर प्रदेश में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के प्रावधानों को पुनर्प्रवर्तित किया गया था? तो ये किया गया था दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2018 में। अगला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 घ का के अंतर्गत अपराधों के संबंध में अन्वेषण पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा दर्ज सूचना की तारीख से कितने समय में पूर्व करना होगा? तो ये करना होता है 2 महीने के अंदर। सी आंसर है यहाँ पर 2 महीने के अंदर। अगला है, सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में पीड़ित प्रतिकर योजना शामिल है? पीड़ित प्रतिकर योजना ये दिया हुआ है 357 ए में, ए बी आंसर यहाँ पे सही होगा। अगला है, कौन सी धारा सीआरपीसी की 164 के अंतर्गत अभियुक्त की संस्वीकृति या अन्य कथन को दर्ज करने में हुई दोष या अनियमितताओं के समाधान के लिए अभिकल्पित है? ये दिया हुआ है धारा 463 में, सी यहाँ पर सही आंसर है। 118 क्वेश्चन है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो कि हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति दी गई, ये दिया गया है सीआरपीसी की धारा 160 ए में। 161 में है कि कोई व्यक्ति जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो कि हाजिरी की अपेक्षा करने में पुलिस अधिकारी की शक्ति दी गई है। 162 में है कि अपने निवास से भिन्न किसी स्थान पर धारा 160 ए के अधीन हाजिरी लेने के लिए खर्च पुलिस अधिकारी द्वारा संदेह किया जाएगा। 161 में है कि पुलिस द्वारा साक्ष्यों को मौखिक परीक्षा की जाए, और 161 में है कि ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तर की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या फिर संप्रहरण की आशंका से डालता है, तो यहाँ पर उत्तर ये उसका सही उत्तर देने के लिए यहाँ पर वो आवद्ध होगा। 119 क्वेश्चन है, कारावास का अधिकतम दंडादेश जो संक्षिप्त विचारण में दिया जाए, मतलब संक्षिप्त विचारण में कितने वर्ष का दंडादेश दिया जाता है? तो ये यहाँ पर होता है 3 माह का। अगला है, सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय की स्थापना की जाती है। सत्र न्यायालय की स्थापना यहाँ ये जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगला है, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थापित मामले के विषय में आरोप निम्नलिखित में से किस धारा में विस्तृत किए जाते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी है, धारा 246 सीआरपीसी। अगला है, यदि कोई स्त्री जिसे मृत्यु दंडादेश दिया गया हो गर्भवती पाई जाती है तो उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार किसको है? ये उच्च न्यायालय को होता है ये अधिकार कि यदि कोई स्त्री गर्भवती है और उसको मृत्युदंड दिया जाए तो उसकी सजा मृत्युदंड से वो आजीवन कारावास में परिवर्तित हो, ये उच्च न्यायालय इसकी सजा को परिवर्तित कर सकता है। अगला है, सीआरपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से प्रतिबंधित करता है? किस सेक्शन के थ्रू? तो ये दिया हुआ है सीआरपीसी की धारा 46(1) का परंतुक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संज्ञेय मामले ये 154 में है, ठीक है। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी ये 43 में नहीं है, ये 44 में है।
पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी 41 में है। आरोप का अंतर्वस्तु ये 211 में है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी 44 में है, ना कि 43 में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 से संबंधित है? 144 से संबंधित वाद है कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया। बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, सीआरपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी यह सूचना पाता है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली? यहाँ पे जो है 174 सेक्शन अप्लाई होता है। यदि पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, तो 174 यहाँ पर लागू होगा। अगला है, प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? लोक अभियोजक की नियुक्ति यहाँ पर की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। सी आंसर है यहाँ पर। अगला है, दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण को सीआरपीसी की किस धारा में समाविष्ट किया गया है? दोहरा परिसंकट ये किया गया है धारा 300 में। अगला है, सीआरपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संज्ञान शब्द को परिभाषित करती है? कॉग्निजेंस, ये कहाँ पर है? तो देखो, कॉग्निजेंस जो है ये सीआरपीसी में कहीं भी परिभाषित है नहीं। अगला, प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में क्या सही है? यह थाने के बाहर साधक अधिकारी को दी जाती है, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी जो उसे देता है। यह मौखिक या लिखित कैसी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सही आंसर डी है कि ये सभी यहाँ पर सही दिए हुए हैं। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता में दंडादेशों को स्थगित या माफ़ करने की शक्ति किसको है? तो ये समुचित सरकार जो है उसको ये शक्ति दी हुई है। अगला, सीआरपीसी किस धारा के अंतर्गत न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय आरोप में परिवर्तन या फिर परिवर्धन कर सकता है? किस सेक्शन के थ्रू? तो यह है 216 सेक्शन 216 में आरोप का परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। अगर उसका न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं सुनाया है तो उससे पहले कर सकता है। अगला है, सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस को हटाने के लिए कौन सक्षम है? न्यूसेंस किसके द्वारा हटाया जाएगा? तो देखो, ये जो डीएम होते हैं जिले के, जिला मजिस्ट्रेट, उसके द्वारा ये लोक न्यूसेंस को हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची दी हुई है, मैचिंग करना है आपको। दोष सिद्धि से अपील किस सेक्शन में है? दोष सिद्धि से अपील ये 374 में है। छोटे मामलों में अपील ना होना ये 376 में होगा। दोष मुक्ति के मामले में अपील ये 378 है। दोषी के अपराध स्वीकार करने पर कुछ मामलों में अपील का ना होना ये 375 में है। तो सही आंसर जो है यहाँ पर ये ऑप्शन सी होगा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। अगला है, सीआरपीसी की धारा 13 के अनुसार विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा? तो 1 वर्ष में, 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, ठीक है, मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा की अवधि के लिए नहीं। अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम और रेगुलेशन एक्ट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा को निश्चित किया गया है? धारा 11 है, धारा 6, 11, 38 से 41। देखो, 6 है, 11 है और 38 से लेकर के 41, ये 3 है जिनको निश्चित कर दिया गया है। अगला है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की संविधायी शक्ति किस सेक्शन में है? ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को विभाग अपनाएगा जो संविधान के अनुच्छेद 311 में दिया गया है, ये इसमें बताया है। अगला है, कोई पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम 1861 में विहित कर्तव्यों से इतर किसी अन्य सेवा में तब तक सम्मिलित नहीं हो सकता जब तक कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा, निम्नलिखित के द्वारा लिखित रूप में ऐसा करने की अनुमति प्रदान न की जाए। मतलब कौन उनको लिखित में अनुमति देगा? तो यहाँ पर जो है सही आंसर ये होगा ऑप्शन सी, पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत किसी विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है? तो ये है धारा 15 में। अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है?
पुलिस सशस्त्र पुलिस ये धारा 6 में है। घुड़सवार पुलिस ये धारा 8 में है। ग्राम पुलिस ये धारा 9 में है। और ये अन्वेषण गलत दिया हुआ है, धारा 10 में दिया हुआ है, पुलिस थाने में तैयारी की गई रिपोर्ट। अगला है उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम में पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक माल खाने का निरीक्षण करेगा, तो ये 1 महीने में 1 बार करेगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गिरोह पंजी गैंग रजिस्टर्ड से संबंधित है, तो ये दिया हुआ है पैरा 253 में। अगला है 143 क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 में कौन सी धारा पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में प्रावधान करती है, ये करती है धारा 23। आप इनका ये देख लेना, मैं जो आपको ये डिटेल बता रही हूँ आप इसको देख सकते हो। अगला है पुलिस अधिनियम 1861 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा पुलिस को सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुज्ञप्ति देने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 30 करता है अनुज्ञप्ति और विनिमय देने की शक्ति। डिटेल देख सकते हैं आप इसकी। अगला है 145 क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम की धारा 7 में पुलिस अधिकारियों की वार्षिक वेतन में वृद्धि और पदोन्नति को रोकने की सजा प्रभावी है, कब से ये सज़ा प्रभावी कर दी गई है, तो देखो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 1/4/1994 से इस सज़ा को प्रभावी कर दिया गया है, धारा 7 में दिया गया है ये। अगला है पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित में से किसकी सहमति से रेलवे के आसपास अतिरिक्त पुलिस को नियुक्त कर सकता है, तो ये कर सकता है राज्य सरकार के द्वारा, सी होगा यहीं पे राइट आंसर। 147 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय फरार अपराधी से संबंधित है, ये है धारा 19 भगोड़ा, जो फरार अपराधी होते हैं वो। 18 विशेष रक्षक और अतिरिक्त पुलिस। 24 है भारतीय राज्य और 37 है हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का परीक्षण। 148 है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का निम्नलिखित में से कौन सा पैरा सब परीक्षण ये और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये पैरा 139 है। 149 है पुलिस अधिनियम 1861 के निम्नलिखित में से किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित उपबंधों का प्रावधान है, ये धारा 44 में दिया गया है। और 150वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा ये, जन्म और मरण की रिपोर्ट देने में प्रयोजन से ग्राम चौकीदार को अपने पुलिस थाने पर नियत दिनांक तिथि को अनिवार्य हाजिर होना चाहिए, महीने में कितनी बार, तो ये 1 मास महीने में 2 बार। ठीक है, पैरा 91 में दिया है ग्राम चौकीदार को जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट करने के लिए प्रयोजन के लिए 1 महीने में 2 बार नियत तिथि को, जो भी तिथि बताई गई हो उसे थाने में उपस्थित होना होगा 1 महीने में 2 बार। तो हमने देखो ये 2019 वाला पेपर पूरा देख लिया है जो एपीओ का हुआ था उत्तर प्रदेश में। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। देख लेना, वीडियो को शेयर कर लेना, अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।